यस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, सब ठीक ठाक। जी ठीक ठाक जी, सोल आवाज़ आपको। जी। जी ओके, स्टार्ट करते हैं आज किट के क्वेश्चन से। ओके। जी जी। सोहेल, ये किट का क्वेश्चन नंबर है। आपको किट नज़र आ रही है सोहेल हाँ हाँ। स्क्रीन पर? जी। जी, तो किट का क्वेश्चन नंबर है 28। 28। ठीक है, ठीक है। 28। ये देखते हैं, ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक हैं। बेसिस पीरियड आ जाता है आपका, रेजिडेंसी से रिलेटेड आ जाता है आपके, मुख्तलिफ टॉपिक आपके टेस्ट होंगे 25 मार्क्स के। अब ज़रा सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ए है 3 मार्क्स के लिए, पॉइंट 1। ऑन द assumption that Pickett changes his accounting date to 28 February, state the date by which he should notify HM Revenue and Customs of the जी। change and calculate the taxable trading profit of each of the tax year 23-24 and 24-25। अब पिकट क्या करे, अपनी अकाउंटिंग डेट चेंज करे 28 फरवरी से, ठीक है। अब जी। उसने एचएम आरसी को नोटिफाई करना है, और फिर हम क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे जी। टैक्स प्रॉफिट के लिए 2 सालों के लिए, 2023-4 और 24 और 25 के लिए, ठीक है। अब ज़रा सिनेरियो को पढ़ते हैं। Paquet and Berco, you जी। should assume today date is 1st June 2023. Your firm has been asked to provide advice to two unrelated clients, Piquet and Baracco. Piquet, an unincorporated sole trader, requires advice on a proposed change to the date of which he prepares his accounts. Baracco requires advice on his residence status and the remittance basis. तो रिक्वायरमेंट क्या है पिकट के लिए? वो इनकॉर्पोरेटेड एक बिजनेसमैन है। वो एडवाइस चाह रहा है कि जो उसने डेट में चेंज की उसके लिए आपसे एडवाइस चाह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। अब अच्छा, स्किन बड़ा किया जाएगा क्या? जी कर देता हूँ, एक सेकंड। प्लीज़। अब आ रहा है आपका नज़र? हाँ, सही है। अच्छा, अब पिकट क्या कह रहा है? बिगेन ट्रेडिंग एज एन इनकॉर्पोरेटेड सोल ट्रेडर कब? 1 जनवरी 2016 को। और हमेशा पहले वो अकाउंट्स कब बनाता था? 31 अक्टूबर को, ठीक हो गया। जी। हैज़ एन ओवरलैप प्रॉफिट ऑफ 15,000 फॉर अ 5 मंथ ओवरलैप पीरियड एंड इज प्लानिंग टू चेंज इज अकाउंटिंग डेट टू 28 फरवरी 2024। पहले ईयर एंड था उसके पास 31 अक्टूबर का, ठीक हो ठीक। गया। जी। और अब उसका जो अकाउंटिंग डेट वो सोच रहा है चेंज करने को, वो जा रहा है 28 फरवरी को, जी। ठीक हो गया, 2024। एक्चुअल बजटेड उसके जो टैक्स एडजस्टेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है बिजनेस के, वो आपके पास ये है। पर मंथ आपके पास 4500, 31 अक्टूबर 22 तक, पूरे साल के लिए 54,000 है। फिर 16 महीने का पीरियड 28 फरवरी तक के लिए, उसके लिए इतने हैं, साल के इतने हैं। और फिर डेफिनेटली अगले जो 2 साल हैं उसमें पूरे का पूरा साल लिया जाएगा, 28 फरवरी 25 और 28 फरवरी 26 के लिए। जी। Alternative choice of accounting date क्या है? Pickett is also considering a year end of 30th April, लेकिन to achieve this Pickett would prepare accounts for 18 month ending 30th April 2024 annually and thereafter। लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, 28 फरवरी तक की उसकी वर्किंग करके बताना है, और फिर नोटिफाई और सारे उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। सही है। ठीक है, अगर 28 फरवरी तक होता है तो क्या उसके टैक्सेबल प्रॉफिट होते हैं, अब वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, और पॉइंट नंबर 1 ए का, सही। आप अकाउंटिंग डेट चेंज कर रहे हो। हाँ। चेंज टू 28 फेब,
ठीक हो गया। सही। अब डेफिनेटली सबसे पहले उसने एचएमआरसी को नोटिफाई करना होगा। तो उसके पास कब तक का टाइम है एचएमआरसी को नोटिफाई करने के लिए? उसके पास, जब भी आप डेट चेंज करते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके पास अगले साल की 31 जनवरी तक का टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है। वो एक ऐसा कुछ एच है क्या, हम बोले वो जैसे कि 31 अक्टूबर को यदि क्लोज होता है तो वो वहाँ से फिर 12 मंथ होगा ना क्या, जब भी चेंज करें आप वो 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर जाएगा ये? जी, नेक्स्ट ईयर उसे कहते हैं हमेशा। जब आप ड्यूरिंग द ईयर वो चेंज करोगे तो नेक्स्ट एक साल के बाद जो 31 जनवरी आएगी वो आप पकड़ोगे। अच्छा, ठीक वो है। उसके बाद ईयर में जाके वो 31 जनवरी को ना, या 31 दिसंबर? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, 31 जनवरी अच्छा। 2025 होगा। अगर यदि यहाँ पे जुलाई होता तो फिर क्या होता, यदि जुलाई से अकाउंटिंग डेट चेंज कर रहे हो? तो तब भी कोई भी नहीं होता था, तब भी वो क्योंकि आपने क्या देखने हैं, एक तो वो 31 अक्टूबर तक वैसे बना रहा है ना, अब वो ले रहा है क्या, डेट लेके जा रहा है 28 फरवरी को जी। लेके जा रहा है। तो आपका जो ड्यूरिंग द ईयर का जनवरी है वो तो गया, उसका अगला जनवरी की बात हो रही है। अच्छा। ये तो हम 28 फरवरी 2024 की मतलब को लेके जाएंगे ना, क्लोजिंग डेट लेके जा रहे हाँ। हैं। ठीक हो गया। तो जी। हम उसके अगले जनवरी की बात करेंगे, उसका अगला जो जनवरी होगा उस तक आपके पास मीन टाइम फ्रेम थर्टी होता है फर्स्ट ऑफ जनवरी टू एचएमआरसी को। थाउजेंड फिफ्टीन 2025 ना क्या? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ठीक है। पिकेट must notify HMRC for the change of accounting year end till 31 Jan 2025। जी, ये पॉइंट आपको समझ आया हाँ। सुहेल? जी। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो ट्रेडिंग टैक्सेबल प्रॉफिट है जो उन्होंने हमसे मांगा हुआ है वो कैलकुलेट करनी है। हम्म। दो सालों के लिए, कौन से 2 सालों के लिए उसने हमसे मांगे हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए? वो ये 23-24 और 24-25 के लिए। सबसे पहले पहले साल के लिए निकालेंगे। ठीक है। अब उसने हमें क्या किया हुआ है, ये देखो उसने हमें 16 महीनों का प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का, मतलब 16 महीनों का, वो कितना है 94,000। कितने हैं 94,000। अब उसमें से हम क्या करेंगे, जो ओवरलैप प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो माइनस करेंगे। अच्छा, अब ओवरलैप प्रॉफिट्स उसे कहते हैं, कितने आ रहे हैं आपके पास, वो इसने ये बताया मैं 15,000। लेकिन ये कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए। अच्छा। हमने कितने महीनों के ओवरलैप प्रॉफिट इसमें से माइनस करने, 4 महीनों के लिए। वो किस तरह आपके पास आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 4 महीने आपके इस पीरियड के अंदर ओवरलैप करेंगे उनको हम माइनस करेंगे। हम्म। लेकिन आप पूरा कैलकुलेट नहीं करें ना, जैसे कि वो पहले बोला ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2022, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो उसको तो हम लोग तो टैक्स ईयर में ले आएंगे ना, ये तो अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन आप तो हाँ, अब उसको तो कर ही नहीं क्योंकि हमारी जो डिमांड है एग्जामिनर की वो ये है 23-24 और 24-25, इसीलिए हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। आज से ठीक जो, है, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे जी आप? जी, हाँ क्योंकि वो तो हमसे मांगा ही नहीं हुआ ना उसने हमसे। अगर वो मांगा होता तो हाँ, अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो मतलब करंट ईयर चल रहा है उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, वो तो उसने मांगा ही नहीं, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है।
आपने ये देखना है वो आपसे मांग क्या रहा है, वो हमसे क्या कह रहा है, आपने हमें टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है 23-24 का ठीक और है। 24-25 का। ठीक है। तो अभी आपके पास कितना आ जाएगा? पर मिनट। लेकिन अब 5 या 4 क्यों लिए, हम ये नहीं समझ में आया। जैसे कि वो तो बस 16 मंथ का प्रॉफिट है ना, लेकिन हमको तो 12 लेना होगा पड़ी, ठीक है, पहला ईयर में। नहीं अब ये देखो ना, ये ओवरलैप प्रॉफिट कितने महीनों का है? 5, ओ अच्छा वहाँ लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। ये लिखा ठीक है। भाग तो अब ये 5 कितना आ मल्टीप्लाई जाएगा? 4, बारह बाय हजार 5, 12,000 ठीक हो गया। जी। माइनस करेंगे तो हमारे पास मतलब ये जो 23-24 का मांगा मतलब फ्यूचर का मांगा हुआ है वो आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 82। 82,000 का। जी सोहेल, ये चीज़ समझ आई आपको? हाँ ठीक है। अब अब हमने अगले साल का निकालना है जो कौन सा है, 24-25। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 24-25 की बात करें, सही है। 24-25 के लिए उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने पूरे का पूरे साल का बताया हुआ 28 फरवरी के, क्योंकि अब हम 28 फरवरी ले रहे हैं। जी। वो 88,000 एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है। जी, ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, ये तो आप एग्जैक्टली फुल ले लिए 1 ईयर का, ठीक है ना। फोर ले लें। और यही आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम पहली रिक्वायरमेंट देखें, वो पहली पूछ ही यही रहे 3 मार्क्स के लिए। आपने ये बताना है कि HMRC को कब तक वो पैकेट, जब अकाउंटिंग डेट जो चेंज करे कब तक का टाइम फ्रेम है बताने के लिए। वो आपने बताया 31 जनवरी जी। 25 तक का। और फिर आपने 2 टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी थी सिंपल, ठीक और है। कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। नेक्स्ट तो देखते ये हैं। ये आपका बुक में कहाँ मिलेगा, जो अकाउंटिंग डेट HMRC में चेंज कर रही है आपका बुक में, कौन का प्लान, तो कोई बुक पेज या कुछ आपका कोई नोट है क्या, ऐसा कुछ हमसे शेयर किया जाए। हाँ मैं हाँ मैं आपके साथ ना नोट्स इसके शेयर कर दूंगा, ठीक ठीक, है। तो आप आपको इसके हमको साथ अब जैसे बोल दिए हम नोट करके रखते, वो आपका नोट का कौन पेज में होगा, जो हम एक बार देखने मांगेंगे तो फिर जैसे कि। मैं आपको वो हाईलाइट करके ना पूरा उसे कहते बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। आपको वो नोट्स दे दूंगा पूरे, ताकि आपके लिए एग्जैक्ट उनको गो थ्रू करने में आसानी से कहते चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 2, ये भी 3 मार्क्स के लिए। अब वो क्या है, ऑन द assumption that Pickett changes his accounting date to 30 अप्रैल। और वो हमने पढ़ा था कि वो सोच रहा है कि यार 30 अप्रैल को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। स्टेट द बेसिस पीरियड फॉर द टैक्स ईयर 23-24 एंड 24-25 एंड द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन Pickett ओवरलैप प्रॉफिट्स। और फिर आपने बताना है कि ये वही, अब यहाँ पर भी 30 अप्रैल का रहा है तो उसकी क्या एजम्पशन होगी, और फिर 23-24 उसके मुताबिक कैलकुलेट करने हैं, और फिर ओवरलैप जो प्रॉफिट्स हैं उन पर क्या अफेक्ट आएगा उसका, सही। आपने वो बताना है, ठीक है। सही। ज़रा एक दफ़ा रिक्वायरमेंट ज़रा आप पढ़ो, फिर हम इसकी दोबारा थ्योरी पर जाके पढ़ते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। ऑन द assumption that Pickwick changes his accounting date to 30 अप्रैल, इसके आगे था 28 फरवरी, ठीक है ना। जी बिल्कुल। फिर अब चेंज वो करके चेंज कर रहा है किस पर, 30 अप्रैल कर तीस रहे हैं। अप्रैल पर। ठीक है, स्टेट द मैंने हमको बोलना लिखने के लिए बेसिस पीरियड फॉर द टैक्स ईयर 23 एंड 24, 23-24 एंड 24-25 एंड इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवरलैप प्रॉफिट में, ये भी मांग रहा है वो लोग। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट पॉइंट 1 की ही आप कह सकते हैं रिजेम्बलेंस है, हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईयर इसमें चेंज कर दे रहा, वहाँ से तो ओवरलैप प्रॉफिट कुछ कम जाएगा मंथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा था, Pickett is also considering a year end of 30 अप्रैल। To achieve this, Pickett will prepare account for the 18 month ending 30 अप्रैल 24 and annually thereafter। ठीक हो गया। जी। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब आपने क्या कहा है,
30th अप्रैल आपकी अकाउंटिंग डेट ईयर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे इफ आई वांट टू नोटिफाई टू HMRC, अगर हम जी नोटिफाई जी करने कहते हैं तो यहाँ पे ये होगा 31 जनवरी 2025। हाँ, कि वो 12 ये कहते हैं महीने आपके डेफिनेटली उसके जो नेक्स्ट जो बनेगा वो आप बता रहे हो कि तो आपके यहाँ यदि 30 अप्रैल ये होता है तो हम HMRC को कब जनाएंगे, उसके इस 12 महीने के बाद फिर 31 जनवरी, इसके मीन्स। अब देखो, अब ये क्या 30 अप्रैल 2024 की बात करें ना, हाँ। तो अब ये आप जाके कब बता रहे हो HMRC को? 31 जनवरी 2026 को। अच्छा, मैंने 12 महीने के बाद जो 31 जनवरी आएगा उसी को होगा, ठीक है ना? एग्जैक्टली बिल्कुल। सही, थैंक यू। अच्छा, आगे बेसिस पीरियड आपने निकालना है एंड ओवरलैप जो प्रॉफिट उसने कहा है। ठीक है। आप ज़रा देखते हैं इसको। अब आपका जो बेसिस पीरियड और जो अकाउंटिंग पीरियड है वो आपका 30 अप्रैल का, मतलब वो अजम्पशन ले रहा है कि यार 30 अप्रैल को ख़त्म करना चाहिए, तो फिर ठीक। आपका जो बेसिस पीरियड है 23-24 का, वो भी फिर डेफिनेटली उस पर ख़त्म होना चाहिए। जी। सो द बेसिस पीरियड will be within 12 months एंड होगा in the new accounting period। ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अब ये नई अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फॉल कर, क्योंकि हमारा जो टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल से 5 अप्रैल चलता है, तो ये 30 अप्रैल तो फिर अगले टैक्स ईयर में फॉल कर रहा होगा, ऐसे ही है ना? जी। तो आपको वो डिफरेंट क्या कहते हैं रूल अप्लाई करना पड़ेगा बेसिस पीरियड के लिए, जहाँ पर आप देखते हो कि यार आपकी जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो एक टैक्स ईयर में फॉल करेगी या दूसरे में, या दूसरे में फॉल करेगी, तो पहला जो बनेगा वो एग्जैक्टली आपके जब से आपका ईयर एंड स्टार्ट होगा वहाँ से लेके आपके टैक्स ईयर तक, और जो आपका दूसरा जो टैक्स ईयर होगा वो आपकी क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर से पीछे 12 महीने बनेगा। हाँ, तो ठीक है। 2 टैक्स ईयर की आपकी कैलकुलेशन हो रही होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना बेसिस पीरियड हाँ का? हाँ, पता है, हमें प्रैक्टिस बस किए थे ठीक हम, है। कुछ दिन आगे किए थे हम हाँ ठीक प्रैक्टिस, है। लास्ट वीक या हाँ बिफोर गुड लास्ट वीक। गुड। सो डेफिनेटली this will create further overlap profits। डेफिनेटली इससे क्या होगा, ज़्यादा ओवरलैप प्रॉफिट हो गए, क्योंकि आप वो मंथ्स 2 दफ़ा काउंट कर रहे होगे उनको, ठीक है? अब 2 दफ़ा ओवरलैप प्रॉफिट किसके बनेंगे? क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं 30 अप्रैल करोगे तो आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 अक्टूबर 22 हो रहा है। जी। अब वो ही अगर आपका अप्रैल के अंदर फॉल करेगा तो डेफिनेटली आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने का जो आपका प्रॉफिट है वो दोबारा उसके अंदर अकाउंट फॉल कर रहा होगा। हाँ। सो द एडिशनल ओवरलैप प्रॉफिट्स आपके पास जो होंगे ठीक है। वो कितने आ जाएंगे? 54,000 इंटू 6/12 कितना बन रहा है आपके 27,000। पास?
बिल्कुल। ये आपके पास एक्स्ट्रा ओवरलैप प्रॉफिट बनेगा। ये पॉइंट आपको समझ आया या दोबारा बताऊं? नहीं, अब हम जैसे कि ये ईयर चेंज कर रहा 30 अप्रैल 2023, ठीक है ना, 2023। जी जी, और एग्जैक्टली। और हम लोग वहाँ ईयर एंड की 31 अक्टूबर 2022 इज ना। बिल्कुल। तो वो दोबारा डेफिनेटली उसके अंदर दोबारा अकाउंट फॉल होंगे। उसके अंदर दोबारा अकाउंट फॉल करने से क्या होगा, आपके पास जो 27,000 का दो दफ़ा आप उसको अकाउंट फॉल करोगे अपनी सही है। प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। ठीक है। हाँ और फिर जो आपका नॉर्मल जो बेसिस पीरियड होगा 2024 के लिए, जो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, वो जो इस साल का 2024 का आपका बेसिस पीरियड होगा, सो द बेसिस पीरियड फॉर द टैक्स ईयर will be 12 months ending 30 अप्रैल 2024। क्योंकि जो मैंने आपको बात की है, आपने फिर क्या करोगे, अपने जो क्लोजिंग है उससे पीछे 12 महीने लेके जाओगे ना। हाँ दो आपके हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने लगा हूँ इधर। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ईयर एंड 30 अप्रैल है, ठीक हाँ। है, 2024। ओके। ठीक है। अब 2024 है, इसके ये अब आपके दूसरे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, एक हाँ टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रहा। जी। तो अब ये जो दूसरा टैक्स ईयर होगा, इससे पीछे आप 12 महीने चले जाओगे, जो भी मैंने बात की है। हाँ ठीक है। तो हमेशा याद रखनी है, आपका जो अकाउंटिंग ईयर एंड है, क्लोजिंग डेट है, अगर वो दूसरे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, तो पहला तो जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे लेके जो टैक्स ईयर बनेगा तब तक जाएगा। ठीक हो गया, वो जितने महीने का बनेगा, वो 4 महीने का बने, 10 महीने का बने, वो गया। लेकिन जो दूसरा आपका टैक्स ईयर है, वो आप पकड़ोगे अपने क्लोजिंग ईयर की डेट को, और उससे पीछे बैकवर्ड 12 महीने चले हाँ। जाओगे। या तो 4 स्टेप है ना, पहले आपका जैसे कि आप जैसे अकाउंट आप 1 अक्टूबर का चालू करें तो 31 मार्च फर्स्ट एक अकाउंट एक स्टेप खत्म, ठीक है ना। फिर नहीं नहीं, फर्क नहीं नहीं नहीं, ये समझो सोहेल, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वो जो कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इधर बात हो रही है आपके अकाउंटिंग ईयर एंडिंग के पर बात हो रही है। ठीक है। अब वो अकाउंटिंग एंडिंग पर क्या है, देखा जाता है कि वो एक टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, दो में फॉल कर रहा है, या तीसरे में फॉल कर रहा है। अब ये दूसरे के अंदर फॉल कर रहा है, तो पहला तो आपका बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ तब से टैक्स ईयर तक पहुंचा, ठीक है। और दूसरा जो टैक्स ईयर है वो आपके अकाउंटिंग ईयर से पीछे 12 महीने हाँ पहुंचा, ठीक है। जो भी हमने बात की। हाँ ठीक है ये। ठीक है। हाँ ठीक हो गया। हाँ। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, 3 मार्क्स के लिए सिर्फ उसने ये पूछा, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आओ। ठीक है। ठीक है। उसने क्या बताया, आप बेसिस पीरियड बताओ हमें 23-24 के लिए, 24-25, और उसका अफेक्ट मतलब उसके ओवरलैप, वो आपने यहाँ बता दिया अच्छा। कि जो बेसिस पीरियड 23-24 का होगा वो डेफिनेटली 12 महीनों के अंदर अंदर एंड होगा। और ओवरलैप प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि वो 54,000 आपका दो दफ़ा पीरियड के अंदर क्लैश कर रहा होगा उसके 6 महीने, तो वो 27,000 आपका ओवरलैप प्रॉफिट बनेगा। और जो 24-25 का बनेगा, वो क्योंकि है ही आपकी क्लोजिंग डेट दूसरे टैक्स ईयर में, तो वहाँ से आप पीछे बैकवर्ड 12 महीनों में चले जाओगे। ठीक है। ठीक है। ओके। अब आगे देखते हैं पार्ट ए का तीसरा, 4 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस फॉर पिक्विट ऑफ यूजिंग ईयर एंड ऑफ 30th अप्रैल रादर देन 28 फरवरी। आपने सिर्फ दो एडवांटेजेस बताने हैं कि जो पिक्विट है वो 30 अप्रैल को चूज करने से उसको क्या फ़ायदा होता है, रादर देन कि अगर वो 28 फरवरी चूज़ करता है। अब ज़रा आप बताओ, फिर हम देखते हैं क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसका मतलब दो बेनिफिट है, हर बेनिफिट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जी।
जी बताओ, क्या बेनिफिट हो सकता है? आपको क्या लगता है, अगर वो 30 अप्रैल लेता है तो क्या बेनिफिट उसको मिल सकता है उसके लिए? इसके बेनिफिट क्या है? आपको वो टैक्स ईयर चेंज हो जा रहा है ना आपको, जैसे कि 31 ऑफ मार्च हाँ टैक्स ईयर था, यदि 28 फरवरी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ 31 ऑफ अप्रैल लेने से भी वो नेक्स्ट ईयर का टैक्स ईयर में जाएगा, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग टैक्स डिले करके पे कर सकते हैं ना। हाँ। क्या तो क्या बोला आप? बेनिफिट होगा, एक हाँ, एक क्या बेनिफिट हो गया, आपको टैक्स प्लानिंग के लिए टाइम मिल जाएगा क्योंकि हाँ आपका क्या हो गया, 30 अप्रैल उसे कहते हो गया। दूसरा आपको क्या बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा, अगर आप 30 अप्रैल पर जाते हो और 28 फरवरी, आपका जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा हाँ, कैश, क्योंकि कैश क्या? बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको जी, यूटिलाइज। एग्जैक्टली ठीक हो गया। सो आपके जो 3 पॉइंट में एडवांटेजेस आपके हो सकती हैं, वो पहला क्या होगा आपका, आपका कैश फ्लो बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। डेफिनेटली कैश फ्लो बेनिफिट से क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स और टैक्स ईयर में ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो जो पैसे आपने जल्दी पे करने होंगे वो लेट पे करोगे, उसको आप अपने बिजनेस में यूटिलाइज इन्वेस्ट कर कर सकते सकते हो। ठीक है, और उसे अल्टीमेटली आपको, और जारी बात है बिजनेस के, अब आपको पता है बड़ा अच्छी तरह, हर बिजनेस क्या चाहता है कि यार पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैश ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें, तो जितने महीने के लिए होगा उतने महीने के लिए आपको रिटर्न आता रहेगा। एक ही हो जाएगा बेनिफिट। इसको आप एक्सप्लेन करोगे 2-4 लाइनों में, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं आपने उसमें करनी होगी। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, आपको फाइनेंशियल मतलब प्लानिंग मतलब टैक्स प्लानिंग के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, विल बी better as you will be getting more time। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, और सारी बात है इसको आप एक्सप्लेन करोगे, वो एक्सप्लेन यही होगा कि अगर आप जल्दी पे कर जल्दी आपकी डेट आ जाती है तो आपके पास कम टाइम फ्लो हो जाएगा अपनी टैक्स की प्लानिंग और उसके अंदर जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, ठीक है। आपकी जो पेमेंट्स हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन, उनके लिए डेफिनेटली आपको फिर जल्दी पे आउट करना पड़ेगा। देर से टैक्स करने से ये आपको बेनिफिट होगा, आप अपनी जो पेमेंट स्केड्यूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकोगे। ठीक है। जी सोहेल, ये पॉइंट आपको समझ आया? हाँ भाई। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट बी, 7 मार्क्स के लिए। बहुत बड़ा ये। हाँ, एक्सप्लेन वाई बेरको विल नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंस टेस्ट for the tax year 23-24 and on the assumption that he does not satisfy any of the automatic UK residence test. Explain how his residence status will be determined for that tax year. अब ज़रा इसको पढ़ो फिर मैं आपको बताता हूँ वो क्या कह रहा है, फिर हम उसको स्नैरियो में से देखेंगे। जी। वो जो आपका शायद यूके का रेसिडेंस है कि नहीं, इसका तो क्राइटेरिया ना एक। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, जी। ये रेजिडेंस स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे हम इसका। जी। एक्सप्लेन एंड वाई बुराको विल नॉट सेटिस्फाइड, बुराको क्या है, सेटिस्फाइड नहीं एनी ऑफ ऑटोमेटिक ओवरसीज रेसिडेंस, ऑटोमेटिक ओवरसीज रेसिडेंस टेस्ट, and on the assumption that he does not satisfy any of the automatic UK residence test, explain how this residence status will be determined for the next year। ये बोल रहा है जो अगर एक्सप्लेन करने जो रेसिडेंस स्टेटस विल बी डिटरमाइन, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल वो यूके रेसिडेंस अभी है कि नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्टली। इसमें अब थोड़ा। ज़रा इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब ब्रेको लिंक्स विद द कंट्री ऑफ कनासाटा। ठीक है, कनासाटा का वो डोमिसाइल है। हाँ। अब उसके पास एक घर है कंसाटा में। ठीक है। Barako only income respect of investment property in Kansata। Barako frequently buys and properties in Kansata। कंसाटा। ठीक है, अभी तक उसने यूके का कोई नहीं बताया, तो हमने यूके की रेजिडेंसी
आइडेंटिफाई करने। वो याद है ना आपको टेस्ट क्या होता है यूके की रेजिडेंसी का तीन टेस्ट? टेस्ट अब तो वो यूके। हम निकाल के रखे, हम पढ़े थे भूल रहे हैं। जी जी। चलो रिवाइज दे देंगे अच्छा, तो याद आ जाए। गुड। अब लिंक देखते हैं उसका यूके के साथ। ठीक है। पहले देखेंगे कितने दिन उसने स्पेंड किया, और फिर बराको X5 एंड देयर 12 ईयर डॉटर यूके मूव हो गया 22 के अंदर। फर्स्ट विजिटेड द यूके इन द टैक्स ईयर 22-23 एंड बट वाज नॉट यूके रेजिडेंट इन द टैक्स ईयर। ठीक हो गया। ठीक डिड नॉट ओन अ हाउस इन द यूके अंटिल, कब परचेज किया? 6 अप्रैल 23 को। तेईस और को। हमने ये याद रखना है, हम 23-24 की बात करें, ये डेट्स खास तौर पर याद रखनी है। अच्छा। Barako expect to live in UK house for between 100 to 150 days in the tax year 23-24। अब ज़रा आराम से इसको दोबारा पढ़ो और देखो ठीक। आपको क्या लगता है कि ये रेजिडेंस क्या ओवरसीज रेजिडेंस कवर करता है, क्या करता है? बुराकोस एक्स वाइफ एंड देयर 12 years old daughter moved to the UK 1 मई 2022 को, ठीक है ना, 1 मई 2022। बुराको फर्स्ट विजिटेड यूके इन द टैक्स ईयर 2023 22-23 बट वाज नॉट यूके रेसिडेंट इन द ईयर। लेकिन ये तो नहीं बोला बुराको कितना दिन 22-23 में था, ठीक है ना। बुराको हाँ बिगेन बिल्कुल। ऑन ए हाउस, बुराको कोई घर नहीं यूके में अंटिल ही परचेस 6 अप्रैल 2023, ठीक है। 6 अप्रैल का पहला घर ये किना। बुराको हम्म। एक्सपेक्ट टू लिव इन द यूके हाउस बिटवीन 150 टू 100 डेज। यहाँ पर एक है, अगर आप 90 डेज है, ठीक है ना, इन द टेक्स ईयर एंड हाँ, वर्क और फुल ये टाइम याद रखना है कि जी। ये पहले रेजिडेंट नहीं रहा हुआ, ये हाँ। याद रखना है आपने। अच्छा ठीक है, आप पहले एक्सप्लेन करें फिर हम ये निकाल के रखें वो जो टेक्स्ट का। हाँ गुड। अब देखो, हम्म, अब जो बराकू है वो सेटिस्फाई नहीं करता है कोई भी ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंस टेस्ट 23-24 के अंदर। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यूके के अंदर कितने दिन रह रहा है? 40 दिनों से ज़्यादा रह रहा है, तकरीबन 100 से 150 दिन के दरमियान रहेगा। हाँ ठीक है। और फिर जब कोई भी बंदा 100 से 150 दिनों के दरमियान रहता है जी। तो उसको टेस्ट पास करने होते हैं, मतलब उसकी लिंक्स फुलफिल करने होते हैं। अब वो फुलफिल क्या लिंक कर रहा है? एक, उसके बीवी बच्चे यूके के अंदर है। ठीक है। ठीक है। डेफिनेटली वो कवर नहीं करे, लेकिन आप वो पॉइंट्स बताओगे कि वो यूके रेजिडेंट इन वजूहात की वजह से नहीं होगा। क्यों? एक उसका कोई, क्योंकि 4 पॉइंट्स फुलफिल करेगा ना। अब वो हाँ 4 आपके फुलफिल होने चाहिए ऐसे पॉइंट्स। ऐसे ही है। जी। रुको एक सेकंड की नज़र से मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर जो एक बात बोला है, आपको ऑटोमेटिक ओवरसीज रेसिडेंट पकड़ लिया जाएगा हाँ जितने हाँ। आप मैक्सिमम 15 डेज इन ए टैक्स ईयर, लेकिन वो तो 15 डेज से ज़्यादा है, 45 डेज इन ए टैक्स ईयर हाँ एंड हु हैज़ नॉट बीन यूके रेसिडेंट इन प्रीवियस 3 टैक्स ईयर, ये भी हाँ। नहीं है। अब वो ये क्या, अब वो ये इधर ये होगा कि जो बराको है वो यूके रेजिडेंट आखिरी 3 सालों में से नहीं है। क्यों? नहीं, यूके क्योंकि रेसिडेंट पहले उसने, था ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल था ही कोई नहीं। हम्म, और फिर ना वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना उसका यूके के अंदर कोई काम है। ठीक है। नहीं। हाँ, क्लोज फैमिली उसकी है, लेकिन अकोमोडेशन कोई नहीं है। ठीक है। तो वो सिर्फ 2 टाइम मीट करता है और वो यूके के अंदर 120 दिन तक करता है। अगर वो यूके में 100 जो 20 दिन से कम काम करेगा तो तब वो रेजिडेंसी का जो क्राइटेरिया है वो मीट आउट करता है, वरना वो क्राइटेरिया मीट आउट नहीं कर रहा होता। ठीक है। ये पॉइंट समझ आया या दोबारा बताऊं? दोबारा बताएं प्लीज़। दोबारा बताता हूँ, देखो। पहले तो आपने कहना है कि यार वो तो है ही ओवरसीज, क्या कहते हैं, रेजिडेंट है, हाँ ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंस है। ठीक कि है। वो ऑटोमेटिक ओवर मतलब पहले ओवरसीज है, इस साल में ओवरसीज रेजिडेंस क्यों नहीं है? वो इस वजह से इस साल का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंट 23-24 में, क्योंकि उसने यूके के अंदर 40 दिनों से ज़्यादा स्पेंड किए। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, रुको यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा एक अच्छा आसानी हो जाएगी।
जी, ये नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ ठीक है आपका। अब ये देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, कोई भी पर्सन ऑटोमेटिकली रेजिडेंट ओवरसीज़ कब हो, क्योंकि हमने इन दोनों में से एक इसकी देखनी है ना। इफ़ वन ऑफ द टू टेस्ट बिलो सेटिस्फाई होंगे तो हम उस पर्सन को ऑटोमेटिकली ओवरसीज़ रेजिडेंट कहेंगे, वरना हाँ वो ठीक है। ओवरसीज़ रेजिडेंट नहीं होगा। एक, यूके में शॉर्ट स्टे करे कब, 16 दिन से कम करे या आखिरी 46 दिन से कम करे और कभी भी यूके का रेजिडेंट ना हो, ठीक हाँ है। ठीक है। और वो काम ओवरसीज़ कर रहा है और यूके के अंदर 91 डेज है। अब ये कौन सा वाला क्राइटेरिया मीट करता है? ये तो ओवरसीज, ऑटोमेटिक वो ओवरसीज रेसिडेंट क्राइटेरिया मीट करे ना। हेलो। लेकिन अच्छा ये मुझे बताओ, ओवरसीज ऑटोमेटिकली रेजिडेंट क्राइटेरिया कैसे मीट कर रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पर दिन या कितने यहाँ स्पेंड कर इसमें, रहे हैं। इसमें उसके साथ मीट नहीं किया रहा ये वाला, क्योंकि वो तो यहाँ वन हाँ, हंड्रेड नहीं से करा। 150 डेज था। जी, एग्जैक्टली exactly। तो पहला तो पॉइंट आपका ये गया ना कि वो तो ऑटोमेटिकली ओवरसीज रेजिडेंट कोई नहीं रहा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, बराको विल नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑटोमेटिक। अब ये आप जस्टिफाई करोगे, क्यों जस्टिफाई करोगे? ये दो कंडीशंस लिख के जस्टिफाई अच्छा, करोगे। यहाँ एक सवाल है, आप जैसे लिखे ना, नोट मोर देन 60, लेस देन 60 डेज, लेकिन मेरे पास जो नोट है उसमें बोला मैक्सिमम 50 डेज। बात तो सही है ना, मैंने एक ही है। आपने बोला लेस हाँ, देन 60 और मैक्सिमम 15 डेज, ठीक है ना पहला हाँ, पॉइंट। बिल्कुल, बात एक ही है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अब वो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है, तो आप ये दोनों क्राइटेरिया उसको बताओगे कि वो किस, क्योंकि उसने तो कह दिया कि वो क्राइटेरिया नहीं फुल करे, लेकिन आपने एक्सप्लेन भी करना है ना। वो हाँ इस वजह से फुलफिल नहीं करा क्योंकि उसने ये दिन इससे ज़्यादा गुजारे हैं यूके के सही अंदर। बात बोला। ये तो कह रहे हैं ना, अगर इससे कम दिन गुजारेगा तब वो आएगा। ये तो आपका ये एक पॉइंट गया। हाँ ये बात समझ आई आपको? हाँ, आप समझ, ठीक है आपका। ठीक है। अब दूसरा, एंड के बाद दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट है। हम्म, ठीक है। तो पहले आप ये बता दोगे इधर नोट के अंदर, बराको will not satisfy। ऑटोमेटिक ओवरसीज रेसिडेंट बिल्कुल, एनी बिकॉज ऑफ द, ही वॉज स्टेड बिल्कुल। 100 टू हाँ, 150 तो डेज वो बट ऑटोमेटिक रेसिडेंस एग्जैक्टली बिल्कुल। क्राइटेरिया। 3 पॉइंट हम लिख देंगे, ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप ऐसे ही बताओगे उसको। ठीक है। एनी ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द ऑटोमेटिक overseas resident because he stays more than 100 days in UK in tax year। Yeah। जी सुहेल, ये पॉइंट आपको समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन का आधा हिस्सा भी रहता है। हाँ अब वो क्या है, एंड ऑन द assumption that he does not satisfy any of the automatic यूके रेजिडेंट। तो ये तो गया। अब आप बताओगे कि यार उसका रेजिडेंस स्टेटस बनता है या नहीं बनता। अब आप रेजिडेंस स्टेटस के जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे होगे यहाँ हम्म, पर। अब वो रेजिडेंस स्टेटस का जो क्या कहती हैं क्राइटेरिया आपके पास आएगा, वो आप क्या बताओगे, वही क्राइटेरिया कि आपने क्या करने होते हैं, 100 से 100 150 के दरमियान इसने दिन फुलफिल किए हैं। तो आप पे बताओ कि कौन कौन से उसके लिंक होते हैं। वो लिंक क्या होने चाहिए? एक, उसका घर होना चाहिए, ठीक हाँ है। दूसरा, उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स उधर रह रहे होने चाहिए। हाँ वो है। उसने यूके के अंदर काम किया होना चाहिए, हाँ ठीक है। ठीक है। अब वो जो आपके पास टेबल चार्ट है, जो आपको सबसे पहले उसमें एग्जाम में मिलेगा, जहाँ पर एग्जाम में उसके तो नहीं डेज देता ना के वो, बारे में। इसका क्राइटेरिया का तो एग्जाम में नहीं देता शायद। नहीं, नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आई विल शो यू कि वो कहाँ पर क्राइटेरिया नहीं, मतलब डेज आपको आ जाएंगे ना। क्राइटेरिया तो आपको वो 5 याद होने चाहिए। जी, एक ऑटोमेटिक ओवरसीज, एक ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट, और आपके सफिशिएंट टाइट टेस्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल, एक सेकंड।
ये अच्छा, ये अब ये वाला मिलेगा ना? प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था, ठीक है, प्रीवियसली वो रेजिडेंट नहीं रहा, ये याद रखना है आपने। हाँ, और कितने दिन वो गुजारा है, 100 से 120 ठीक और है। 150, तो इसका मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट वो कोई इससे ऊपर ऊपर की गुजारा है, तो इसका मतलब है उसको 3 टाइल्स एटलीस्ट या 2 टाइल्स मीट करने चाहिए मिनिमम, हाँ, ऐसा ही है ना। ठीक है। मिनिमम तो 3 अब टाइम्स उसमें देखते हैं फुल अप करना पड़ेगा, फुलफिल। ये, बिल्कुल, अब देखेंगे कि वो कितने जो टाइल्स हैं वो मीट कर रहे हैं। अब बीवी और बेटी उसकी यूके के अंदर है, ठीक है, पहली दफ़ा उसने यूके में विज़िट किया और पहले रेजिडेंट नहीं था, घर उसका यूके में कोई नहीं था, लेकिन परचेज उसने कब किया, 6 6 अप्रैल अप्रैल 23। 2023 को, ठीक। अब आप बताओ, अब आप और कोई काम भी नहीं है उसका यूके के अंदर, नहीं। क्योंकि उसका क्या होना चाहिए, एक 40 दिन के लिए स्पेसिफिक कोई काम होना चाहिए जो उसको उसका रिलेशन यूके के साथ मिलाए। तो अब यहाँ पर आप क्या बताओगे कि वो यूके का रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा, क्यों कंसिडर नहीं होगा? अगर वो 100 से 120 दिन यूके के अंदर गुज़ारता है, तो उसको 3 टाइम मीट करने पड़ेंगे, हाँ, और अगर वो 20 से 150 के दरमियान दिन स्पेंड करता है, तो 2 टाइम मीट करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पैसिफिक नहीं किया ना, उन्होंने 100 टू 150, तो ये दोनों उसमें फ़ॉल करेगा, ओ, जो अभी मैंने आपको बताया, अच्छा, या बिटवीन 100 ठीक एंड है? 150। जी, तो आप दोनों का बताओगे, अगर 100 के और 120 दिन के अंदर मतलब फ़ॉल करेगा तो 3 टाइम ईट करने पड़ेंगे। अगर 120 से 150 के दरमियान फ़ॉल करेगा तो 2 टाइम ईट करने पड़ेंगे। लेकिन ये कोई भी टाइम ईट नहीं करा, सिर्फ़ उसका मतलब, हाँ, ये आप कह सकते हो कि उसने यूके घर खरीद लिया है तो 2 टाई आप कह सकते हो मीट हो सकते हैं, वो क्या है? उसकी फैमिली उसे कहते हैं और अकोमोडेशन है, ठीक है? जी, जिसकी वजह से वो यूके के अंदर रह रहा है। सिर्फ़ ये 2 टाइम मीट होते हैं 120 दिनों तक। अगर वो 120 दिनों तक यूके के अंदर रहता है, तो तब वो रेज़िडेंट होगा। अगर जैसे ही वो ये 120 दिनों से ज़्यादा यूके के अंदर रहेगा, तो वो यूके का रेज़िडेंट नहीं होगा। ठीक है। ये पॉइंट समझ आया आपको हाँ सुहेल? जी। तो आप यही उसको बताओगे, दोनों चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। आप पहले बताओगे कि यार अगर वो 100 से 120 दिन रहेगा, हम्म। तो 3 टाइज़ उसको मीट करने हैं, हाँ, ठीक है? और अगर 121 दिन से 150 रहेगा, तो 2 टाइम मीट करने हैं, ऐसे ही है। हाँ, और लेकिन वो इस सिनेरियो के अंदर कौन से टाइम मीट कर रहा है? वो, फैमिली का हाँ, क्लोज फैमिली या और हाउस वो का, एक हाउस, और हाउस का, हाउस का। ठीक हो गया? जी। अब तो अगर आप ये कहोगे कि अगर वो इन दिनों के दरमियान रहेगा, तो तब तो वो यूके रेज़िडेंट हम्म। कंसिडर करेगा, ठीक हो गया? जी। अगर उसने सिर्फ़ 120 दिन तक ठहरा यूके के अंदर, जी। फिर नहीं करेगा। बस ये आप एक्सप्लेन करोगे, और कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करना लेकिन आपने इसको। हमरा एक सवाल है आपके पास। जैसे जी, कि आप पूछो। सफिशिएंट टाइस टेस्ट, ठीक है ना, 3 नंबर जो है, वहाँ बोल रहा है हाँ, हाँ। अगर आप 15 दिन अप टू 15 डेज, तो ये तो उसमें नहीं पड़ता। 16 to 45, 46 to 90, हाँ, हाँ। 91 to 120 है। तो आप 100 to हाँ। 120 काहे लिए, आप वो तो 91 to 120 रहते ना। बात एक ही है। इसको आप 90 की जगह 100 की जगह 90 कर लो। तो कोई ये बात हम नहीं है, 100 ठीक है ना, इसलिए नहीं ले हम रहे हम हैं। पूछ रहे, शायद हम सोचे मेरे पास जो चार्ट है ना इसका, वो पुराना चार्ट है, शायद हमसे कोई डेज चेंज नहीं, नहीं नहीं। किया ना क्या। नहीं, 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 ठीक वो सही है, अभी भी हमने देखा है। ये 100 हमने क्यों लिए? क्योंकि उसने रहना ही 100 से 150 के दरमियान है, इस वजह से। अच्छा, ठीक है। जी। इसलिए ओके। इसलिए तो अगर वो 120 दिन तक रहता है, तो 3 पॉइंट्स उसको मीट करना कंपल्सरी है, जो ठीक। वो नहीं मीट कर रहा। तो अगर हम उसके मुताबिक जाएँगे, आप बताओगे वो यूके रेज़िडेंट कंसिडर ही नहीं होगा इस साल के अंदर। सही है। और अगर वो 120 से ऊपर दिन गुज़ारता है, 150 के तक जितने भी दिन, तो 2 टाइम मीट करेगा, वो 2 टाइम मीट करे। फैमिली भी उसकी, उसका घर भी है यूके के अंदर। सही। ठीक हो गया? हम्म।
आगे देखते हैं इसका आखिरी पॉइंट, ये 7 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए। अब वो क्या है, ऑन द assumption that Barako is resident in the UK in the tax year 23-24, state the tax implication for him claiming the remittance basis for that year and explain whether or not there would be a remittance based charge or not। ये जरा पढ़ो फिर हम इससे रिलेटेड ऑन द जो एजम्पशन दैट इसकी बुराको इज रेसिडेंट इन ये द, धर हम लोग धर लेते हैं, वो बोला ऑन द एजम्पशन, धर लेते हैं हम लोग बुराको यूके रेसिडेंट है, ठीक है ना, टैक्स जी ईयर जी 2020 एंड स्टेट हम लोग को बोला एक्सप्लेन करने द टैक्स इम्प्लीकेशन, के इम्प्लीकेशन क्या होगा फॉर हिम ऑफ क्लेमिंग रेमिटेंस, रेमिटेंस बेस्ड चार्ज, रेमिटेंस बेसिस फॉर द ईयर एंड बिल्कुल, एक्सप्लेन वेदर और नॉट देयर वुड बी रेमिटेंस बेसिस चार्ज। मतलब उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, हाँ और अगर वो करता है मतलब उसको वो अवेलेबल होगा क्लेम के लिए या नहीं, ठीक है, रेमिटेंस बेस्ड चार्ज। अब आप बताओ, अगर वो यूके रेजिडेंट होगा तो वो क्लेम कर सकता है रेमिटेंस बेसिस या नहीं, और फिर रेमिटेंस बेसिस चार्ज, कुछ थोड़ा सा आपको इसका आइडिया है? इसके मुझे दो क्राइटेरिया का पढ़ा हुआ है, एक है आपको यदि वो 7 आउट ऑफ लास्ट 9 ईयर्स, यदि लास्ट 9 साल में 7 साल वो बाहर रहा ना का रेमिटेंस, और एक हाँ है हाँ आपका जगह 12 आउट ऑफ लास्ट 14 ईयर्स। हाँ हाँ। इसके मतलब नहीं समझ में आया, हम बुक से अच्छा, अब ज़रा मैं आपको जी बताता हूँ। बोले। अब वो क्या है, ब्राको जो है जी वो क्लेम करेगा रेमिटेंस बेसिस, क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट है 23-24 के अंदर, हाँ ठीक ऐसे ही है, है जी। क्योंकि उसने कह दिया है, तो हम मान रहे हैं। तो अब वो रेजिडेंट होगा तो वो क्या करेगा, ही विल बी पेइंग, रेमिटेंस फॉर हिज ओवरसीज एसेट, बिल्कुल एग्जैक्टली, टैक्स पे करेगा, किस पर पे करेगा, ओवरसीज एसेट के ऊपर जो बाहर है। ऑन यूके एंड ओवरसीज पर, ठीक है ठीक हो गया। जी। तो जो भी उसको बेचेगा अगर सारे उस सारों पर वो टैक्स पे करेगा, ठीक हो गया। अब लेकिन वो जो पर्सनल अलाउंस है या कैपिटल गेन टैक्स है या एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट है, उसके लिए इंटाइटल नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए नहीं वो होगा। उसके लिए इंटाइटल नहीं होगा आपका ब्राको। तो क्यों नहीं होगा, खाली वो क्या इनकम के ऊपर होगा। हाँ अच्छा, अब वो इस वजह से है कि जब आपने अपना डबल जो टैक्सेशन रिलीफ हो जाएगा ना क्या यहाँ पर। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वो अब वो क्या है कि वो इस वजह से ये है कि अगर ये यूके का मतलब पिछले सालों का होता तो तब तो वो फर्क था। अब हम 23-24 की बात करें तो वो सिर्फ 23-24 की ही अपनी ओवरसीज इनकम पर अच्छा ओवरसीज, यूके टैक्स पे करेगा, ओवरसीज इनकम पर, ठीक सॉरी, है। ये सॉरी अलीगा, ये अपनी यूके ओवरसीज इनकम पर पे करेगा, तो यूके ओवरसीज इनकम पर पे करेगा ना, क्योंकि उधर तो उसका कोई अभी इनकम नहीं है, तो जो भी उसकी ओवरसीज इनकम या चार्जेबल गेन होगी, जो वो रिमिट कर रहा होगा यूके पर, उस पर वो टैक्स पे करेगा। हाँ तो डेफिनेटली यूके में तो है कोई नहीं, तो फिर कोई वो जो पर्सनल अलाउंस है या एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट है कैपिटल गेन के लिए, उसके लिए इंटाइटल नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अब बेसिस पीरियड के बारे में बताना है। बेसिस पीरियड अभी आपने खुद बताया था, क्या कह रहे थे कि बेसिस पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी 9 सालों में से 7 साल आपको यूके का रेजिडेंट होना चाहिए, जी तब आप बेसिस जो पीरियड क्लेम, तो ये तो इसका सीन ही नहीं बनता, तो नहीं। ये भी वो क्लेम नहीं कर सकता। तो बिकॉज इज तो वो
जो रेमिटेंस बेस्ड चार्ज है वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी 9 सालों में से 7 साल वो यूके का रेजिडेंट ही नहीं रहा। सही है। ये आपका आखिरी पार्ट था, पार्ट नंबर 3। राइट। अब ये आप देख लो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से 5 मार्क्स आपके प्रोफेशनल थे। अब वो प्रोफेशनल क्या है कि आप उसको जो भी लिख रहे हो सही तरह एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आपकी डेफिनेटली अब तो ये वर्ड पर है, वर्ड में आपने सही तरह उसको टॉपिक की हेडिंग उससे रेलेवेंट बताया और एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, ताकि आपको ज़्यादा उसको पढ़ने में एग्जामिनर को ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अब ये देखो जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट थे, तो अब तीनों पॉइंट को मैंने अलग अलग पैराग्राफ में बताना है। पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा जी। ओवरसीज़ का, इसको आप फॉर एग्जांपल 2 या 3 लाइनों में पैराग्राफ में शो करोगे। ये सही दूसरा है। ये आ जाएगा, ये 2 लाइनों में शो हो जाएगा, और ये फिर तीसरा। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ से शुरू करना, एक ही बड़े पैराग्राफ में सारे पॉइंट मिक्स कर देने, हाँ, तो नहीं। वो आई अट्रैक्शन के लिए वो पॉइंट पॉइंट के हिसाब से लिख जाते हैं, वो टीचर जी जैसे। जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन पॉइंट की आपने हेडिंग नहीं देनी है, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में ही मैं आपने बस रखना है नीचे वर्ड के अंडरलाइन एक डॉक्यूमेंट। गैप रख के लिख देना और क्या। एग्जैक्टली बिल्कुल, ताकि उसको पढ़ने में आसानी होगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है समझी जी। उसको समझ आएगी, ताकि वो फिर क्वेश्चन को उसके पॉइंट के मुताबिक कोरिलेट कर सकेगा। ठीक है कोई बात ठीक हो गया। नहीं जी। अब आपने ये करना है, इस क्वेश्चन को आपने दोबारा, हम रिवाइज देना अभी बैठ के हम देखेंगे। ठीक है, जी। मैं आपने इसको दोबारा सॉल्व करना है, पढ़ना है। और कल मैं ये करूँगा आपको, कल जिस रिलेटेड से टॉपिक जो हमने क्वेश्चन करने होंगे ना, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। आप उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको गो थ्रू कर लेना, ताकि फिर आपको ज़रा और आसानी हो जाएगी। प्लस ये, और जो कुछ और जो आपके पिछले टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको रूल्स याद होंगे उतना स्नैरियो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है हम कोशिश करें। ठीक है, जी। क्योंकि अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करें ना, अभी हम 2 4 दिन छोटे छोटे करेंगे, ताकि आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें समझ आए। अगर हम डायरेक्टली बड़े सिनेरियो में 50 मार्क्स वाले में जाएंगे, तो फिर तो मतलब बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे आपका एक्सपीरियंस है हाँ हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने इसको दोबारा क्या कहते हैं कैच सॉल्व करना करना है। जी, हर और आज से हर। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली वो कोई मसला नहीं है, आप ये करो जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है। अब यहाँ पर वो अकाउंटिंग डेट से रिलेटेड है, आप उससे पहले अकाउंटिंग डेट का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह उसको याद कर लो, जी। और फिर आप मार्क करते जाओ। फिर आप क्या करो, अपने पास मार्क करते जाओ, यार मैंने अकाउंटिंग डेट का जो क्वेश्चन है वो मैंने कर लिया हुआ है। अब आगे कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा, मुझे याद होगा कि उसको कैसे टैकल करना है। ठीक सही। है, इसी तरह आप मुझे वो ऑटोमेटिक, अकाउंटिंग डेट का ये तो मुझे सेंड कर दीजिएगा बिल्कुल ताकि। मैं वो आपको सेंड कर, और फिर इसी तरह जो रेजिडेंसी से रिलेटेड पॉइंट है अब मार्क कर दो, ताकि अब आगे हम कोई क्वेश्चन करें तो आपको पता होगा कि हाँ यार इसको ऐसे सॉल्व करना है। जी। सही बोले आपने। ठीक है, ठीक है ओके। इस तरह क्या होंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं जी। वो कवर अप होते जाएंगे। अच्छा ठीक है मैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके सर। ओके।